कैसे हैं? अच्छे हैं? आज हम एक नई और बहुत अलग सी बातचीत के साथ आपके सामने हैं। आप कहेंगे कि ऐसी क्या खास बात है जो मैं इतनी भूमिका बांध रही हूँ। दरअसल अक्टूबर का ये महीना मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि निजी जीवन में जो भी चक्रव्यूह जिनसे मैं जूझती आ रही हूँ उनसे निकले मुझे आगामी 22 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा। और ऐसा है कि मैं अपनी गृहस्थी खुद ही चला रही हूँ। अपनी पहली रसोई बनाने से लेकर, अपने लिए सामान खरीदने से लेकर, सब्जी खरीदने से लेकर, घर का फर्नीचर खरीदने तक, ये सारी यात्रा मैंने खुद तय की है। तो मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि इस परिवर्तन की यात्रा, क्योंकि जब हम आपसे दुख बांटते हैं तो हमारे सुख की जो यात्रा है वो भी आपके साथ साझा होनी चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की थी, बहुत प्यार मिला आप लोगों का, तो उसका प्रभाव पड़ा। और उतार चढ़ाव तो मैं ज़िंदगी भर देखती रही हूँ। अगर मैं अपनी इस यात्रा को, यानी पूरी इस जीवन यात्रा को स्वाधीनता संग्राम कहूँ मेरे लिए, तो ये गलत नहीं होगा। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ, आर्थिक समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि समाधान भी निकल ही जाता है। और क्योंकि सब्जी भी खरीदूं तो मुझे सोचना पड़ता है, दवा भी खरीदूं तो बजट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि लाखों करोड़ों में खेलते हैं और जिनके घर पे किसी भी चीज़ का अभाव तो नहीं है। हमारा एक साथी बीता तंगहाली में, लेकिन आज जमीन आसमान का अंतर है, तो वो अंतर देखना और समझना वो भी ज़रूरी है। लेकिन आज मैं जो आपके सामने हूँ उसकी वजह है क्योंकि ये जो पक्षपात एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही परिवार में जन्म लेने के बाद जो होता चला है, और इस पर भी कोई ये कहे कि मैं उनके रहमो करम पे पल रही हूँ या मैंने उनसे भिक्षा में लेके सब कुछ लिया है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो वो प्रतिक्रिया भी आप देखेंगे। ये प्रस्तुति आत्मविश्लेषण भी है, उत्तर भी है और एक प्रयास भी है कि एक स्त्री को, जो कि घर की लक्ष्मी है, बड़ी लक्ष्मी है, उनको वो स्थान दिलवा सकूं जो कि उनसे छीन लिया गया। स्त्रियां बेचारी होती हैं। किसने कहा कि स्त्रियां चक्रव्यूह रचना नहीं जानती? किसने कहा कि चक्रव्यूह सिर्फ दुर्योधन ही रच सकता है? खैर, मैंने कहा था कि मैं इतिहास लिखूंगी, तो आज इतिहास लिख रही हूँ। के नाम भी है जो कि स्त्री को पैर की जूती समझते हैं, जिनको शर्म नहीं आती और खुद से छोटी, बहुत छोटी, जिनको वो बहन कहते हैं, उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं। उनको जब कुछ देते हैं, क्या कौन सा भाई है जो अपनी बहन को प्यार करता हो और वो अपनी बहन को कुछ दे तो चेक निकाल के दे, ये सबूत रखने के लिए कि मैंने आपको दिया है। ये एहसान वाला दान क्यों? और वो भी ऐसे समय में जबकि इनकम टैक्स की फाइल खुलने का समय आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक औपचारिक संबंध रख रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सारी दुनिया को कि आप खर्च चला रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। तो ज़रूरी है कि ऐसे झूठ का पर्दाफाश किया जाए। और मज़े की बात देखिए कि जो लड़की, यानी मैं, मुझे 20-25 साल हो गए कि मैंने इस घर से कुछ लिया, और यहाँ तक कि मेरी इनकम टैक्स की फाइल, मेरा जो आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो उनके कब्जे में हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। शर्म उन शिक्षित पेशेवरों को आनी चाहिए जो दोस्ती के नाम पर ये पूरा चक्रव्यूह रचने में मदद कर रहे हैं और चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपना ईमान, अपना स्वाभिमान, अपने पेशे की ईमानदारी
सब कुछ बेच रहे हैं। खैर, अभी अभी मानसिक स्वास्थ्य दिवस बीता है। मन, मनोविज्ञान, स्त्री का मन, पता है मेरे मन में हलचल मचा रहे हैं। और वैसे भी स्त्री के मन को समझने की कोशिश करता भी कौन है। एक शब्द है मातृत्व। इस शब्द ने स्त्रीत्व के साथ ही उसकी करुणा को इतना ढक लिया है, आच्छादित कर लिया है कि वो संतान के हित पर कोई भी अत्याचार, अनाचार, पाप, पक्षपात ये सब करे, इसके बावजूद वो समझती है कि वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है और उसके लिए सही रास्ता है। और जब ऐसा होता है तो ममता की जगह द्वेष लेने लगता है। और वैसे भी समस्याएं रही होंगी, कुछ समस्याएं हैं, मैं उस संघर्ष का भी आदर करती हूँ। शुरू करने जा रही हूँ। तो आज की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगी। और उसके पहले एक बात कहना चाहूंगी। संतान का मोह और संतान के प्रति ममता दो अलग चीजें। संतान का मोह गांधारी कैकई बनाता है और ममता यशोदा बनाती है। हम कैकई और गांधारियों से प्रेम नहीं कर सकते। कैकई, हालांकि उन्होंने जो भी किया राम को एक सही दिशा देने के लिए किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके, उनके चरित्र को बहुत गलत समझा गया है, ऐसा मैं मानती हूं। इस पर भी समाज उनको माफ नहीं कर पाया। तिष्ठि रक्षिता को कौन माफ कर पाया है? तो फिर मैं कैसे माफ कर दूं? क्या परिवार की भलाई के नाम पर आप किसी के अधिकार दबा कर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। आज की यह प्रस्तुति, आज का यह पोस्ट उन लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार की जरूरत नहीं है, और जब वो अपने अधिकार मांगती है तो उसका यह कदम संबंधों को तार तार कर देता है। मगर जो संबंध पहले से ही तार तार हुए हों, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह संपत्ति ही है जिसके दम पर कोई किसी को भिखारी कह सकता है, कोई किसी को अपना नौकर समझ सकता है। एक परंपरा सी बन गई है कि घर का बड़ा व्यक्ति सारे फैसले करता है और बगैर हर किसी की सहमति के करता है, और वो एक नियम बन जाता है। संयुक्त परिवार में लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि छोटी से छोटी उंगली, छोटे से छोटे बच्चे का भी अपना एक मत होता है। तो जाहिर है कि इसके पीछे बहुत से कुचक्र रचे गए, वंचित करने के कुचक्र रचे गए, घर से निकालने के कुचक्र रचे गए। तो जरूरी है कि अब इस पर बात की जाए। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कोई ऐसा आए जो धूल हटाकर सच दिखाए, आईना दिखाए कि आप कहाँ हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। लड़कियों को भी यह समझना होगा कि हर एक भाई उनका रक्षक नहीं है, उनको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ना तो आप किसी के भाग्य विधाता हैं और ना कोई आपका भाग्य विधाता है। आज की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, कि एक कहानी से करती हूँ। कहानी पूर्वांचल के गांव की है जहाँ एक लड़की का जन्म होता है। ऐसे इलाके जहाँ लड़की का जन्म लेना ही अभिशाप होता है। और ये कहानी आज से 40, 50, 60 साल पुरानी। एक लड़की ने जन्म लिया। कहते हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन क्या कोई जन्म से पागल होता है? मैं अभी भी सोचती हूँ ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वो महिला, जिनका मानसिक संतुलन खराब था, बिगड़ा होगा। ऐसा क्या हुआ होगा कि उनकी वह अवस्था हो गई, और हुआ तो किसी ने उनका उपचार क्यों नहीं करवाया? लेकिन समय जैसा कल था, समय ऐसा भी आज है। हालांकि हम इस बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रेम और सहानुभूति की जरूरत है, लेकिन तब ऐसा नहीं था।
निश्चित रूप से ये लड़की भी बड़ी हुई होगी तो गालियां सुनती होगी, तानों का प्रसाद लेकर बड़ी हुई होगी, और उसे निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए धोखे से उसका विवाह करवा दिया गया। अब सवाल ये है कि पागल लड़की से शादी कौन करना चाहेगा, और जब शादी हो जाती है तो उसे अपनाएगा कौन? ये उसका दोष नहीं है कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है या तथाकथित तौर पर वो पागल है, लेकिन उसे इसका खामियाजा जिंदगी भर भोगना पड़ा। घर वालों ने यानी मायके वालों ने तो शादी करके उस बेचारे से पल्ला छुड़ा लिया, और उसके बाद मुझे याद भी नहीं है किसी ने उनके बारे में सोचा भी होगा कि नहीं। और जहां भी आती है वो, वहां पे पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन कहा ना मानसिक संतुलन नहीं है। स्त्री थी लेकिन वस्तु थी या डिफेक्टेड पीस जिसको निकालकर फेंक दिया गया। प्रताड़नाएं जारी रहीं और दूसरी शादी हो गई उसके पति। लेकिन खानदान तो खानदान है और स्त्रियां तो होती ही कचरा हैं। तो कौन सोचता है, और कौन उस स्त्री के बारे में सोचता है जिसको ये भी नहीं पता है कि उसके साथ हो क्या रहा है? तो जन्म भर वो दुख सहती और झेलती आ रही थी। भगवान न करे लेकिन आपके परिवार में ऐसी स्थिति आपकी बेटी के साथ हो तो आप क्या करेंगे? खैर, दूसरी शादी हुई और ये जो नई महिलाएं थीं, यानी जो बड़ी, जो मानसिक स्वास्थ्य जिनका खराब था, उनके जगह पे आए थे एक तरह से। तो उनका दिमाग भी सही था, सुंदर भी थी, 16 साल की कन्या थी, वर्चस्व की भावना थी। सामाजिक दबाव में पिता के लिए या किसी भी कारण से शादी हुई, और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है भाई? तो दिमाग खराब था, इसलिए दूसरी पत्नी के हाथ में कमान आ गई, और फिर वही हुआ जो होता आ रहा है। जो पहली पत्नी थी वो बंधुआ मजदूर बन गई, घर की मालकिन थी लेकिन सबके छोड़े हुए कपड़े पहनती थी, सबका बचा हुआ खाना खाती थी, मार भी खाती थी, और इतनी अकेली थी कि उनको घर में जब बंद कर दिया जाता तो बाहर वालों को हाथ बुलाकर बुलाती थी। और शायद ये जो दूसरी पत्नी है वो इस असुरक्षा में जीती रही। सुरक्षा का भाव था जिसने अत्याचार को और भी बढ़ा दिया। आज वो अपने बच्चों की इज्जत की बात करती हैं। उनको तब ये समझ में नहीं आया कि वो जिस पे हाथ उठा रही हैं, जिसके साथ वो बदसलूकी कर रही हैं, वो उनसे बड़ी थी, वो उनसे घर में पहले आई थी। विचित्र सी बात है ना। मुट्ठी भर भात के लिए आपने जिससे मजदूरों की तरह व्यवहार किया, प्रताड़ित किया, वो आपके घर की बड़ी मालकिन थी। संयुक्त परिवार की अपनी परेशानियां होती हैं, और धन संपत्ति का बंटवारा ऐसी चीज होती है जो पूरे घर को हस्तिनापुर बनाकर रख देता है कि द्रौपदी का चीर हरण होता रहे और सब खामोश होकर तमाशा देखते रहे। समय बीता, संघर्ष था उनके जीवन में, और संघर्ष जब था तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। वो गरीबी, तंगहाली, उसके बीच वो रही, तो उसके बीच मैं भी रही हूँ। वो मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन व्यवहार कहते हैं ना, वो बिल्कुल अलग था। यानी जो बड़ी माँ के साथ होता था वो चीज़ मेरे साथ करने की कोशिश की गई। खैर, धन आया, समृद्धि आई, सब कुछ आया, और ईश्वर को शायद मैं बड़ी माँ ही कहूँगी, उन पे दया आ गई, वो चली गई। अब वहाँ पे एक लड़की थी। वो लड़की इस वक्त आपके सामने है, आपसे बात कर रही है। अब ये सारा गेम उसके साथ खेला जाने लगा। ये सब कुछ हुआ, ये मैंने सब करीब से देखा है, उसे देखते हुए बड़ी हुई हूँ, और ये मेरे साथ करने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी। और आप समझ गए होंगे कि कहानी कहीं की और की नहीं है, इसी परिवार की है जहाँ पे पली बड़ी हूँ। वो जो मानसिक स्वास्थ्य खो गई जो महिला थी, वो मेरी माँ थी, बड़ी माँ थी, और ये महिला थी, मुझे तो लगता है कि वही मेरी माँ भी है। और मैं आज ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि जिस तरह से उनको घर की हर चीज़ से हटाया जा रहा है, एक पीढ़ी ऐसी भी आएगी
जो ये जानेगी ही नहीं कि इस परिवार में एक महिला ये भी थी, एक स्त्री ऐसी भी थी जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ। और क्या लोग कहते हैं कि कमज़ोर हो तो आपको मदद करनी चाहिए। ये लोग ऐसे हैं कि कमज़ोर को और पाताल में डुबा देना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सौतेली माँ, सौतेला ये सब मैंने एकता कपूर के सीरियल्स में देखा था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में भी देखा है कैसे दिखती थी बड़ी माँ। गोरी थी, बहुत गोरी। लोग पागल कहते थे, बोराइन कहा जाता था उनको। चौकोर चेहरा था, उन्नत ललाट था, सामने के 2 दांत सोने के थे, हाथ में गुदना था। वो दिखाती थी, हंसती थी और सच माने बड़ी अच्छी लगती थी। तब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो सफाई पसंद नहीं थी। 4-4 दिन, कई हफ्ते तक नहीं नहाती थी। सब दूर रहते थे, लेकिन मज़े की बात यह है कि नहीं नहाने पर भी वो इतनी गोरी थी कि दमकती रहती थी, कि मतलब सब पर 21 पड़ती थी। कभी ऐसा उनको महसूस भी नहीं होने दिया। घर से, मायके से लेकर ससुराल तक स्थिति ये रही कि कभी भी लगा नहीं कि इस घर की मालकिन वो है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि भगवान ऐसा जीवन किसी को मत देना, और अभी वो जहाँ भी हों उनको कम से कम एक सुख का जीवन उनको दो। बहुत अन्याय किए हैं तुमने उनके साथ। मैं जहाँ हूँ, अब उससे बात करें, हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब बड़ी माँ को इस घर में सम्मान दिलाना, उनके अधिकार दिलाना, ये मेरा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि इस घर में भी वो रहें जो घर उनका है। और इस तरह का व्यवहार करने से पहले लोग 1000 बार सोचें कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल को आपके साथ ऐसा हो सकता है। खैर, मैं अभी जिस कमरे में रहती हूँ ना, वो उनका ही कमरा है। यही उनके अंतिम दिन गुजरे, और इस फर्क से बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने जन्म दिया। क्योंकि जो व्यक्ति इतना क्रूर हो, इतना निष्ठुर, इतना निर्मम, इतना अत्याचारी, इतना विवेकहीन हो, वो मैं उसे माँ कहूँ, ये मुझसे नहीं होगा। इनका इसका मतलब है कि मैं उनके पाप में सहायता कर रही हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत देर से बातें आई समझ में, क्या दोष था उनका, और कैसे हैं ये लोग जिन्होंने एक निरपराध निस्सहाय स्त्री को इतना प्रताड़ित किया। कौन जानता है कि उनके शरीर में ऐसी कौन सी दिक्कत हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा, कोई नहीं जानता है। पत्नी का धर्म सिर्फ संतान उत्पत्ति तो नहीं होता है, और मान लीजिए ये कमी अगर उनकी जगह उनके पति में होती तो क्या इस लड़के को उनको घर से बाहर निकाला जाता, या उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता, क्या पता, हो भी सकता था। क्योंकि जिस घर में धुरी जो है संबंधों का, वो संपत्ति हो, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि ये जो मेरी चुनौतियाँ नहीं हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब माँ है तो आपको पक्षपात, भेदभाव का अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे देश में इस रिश्ते को ही बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। जो परिवार अपनी बेटियों के साथ चालाकियां करे, जो परिवार, जो खानदान अपनी स्त्रियों की दुर्दशा को खामोश हस्तिनापुर की तरह देखता रहे, उसका तो सर्वनाश होना तय है। मैं पहले सोचती थी कि मुझे प्यार क्यों नहीं करती, अब नहीं सोचती, क्योंकि मुझे उत्तर मिल गया है। मेरी और काकी यानी मेरी बड़ी माँ, मैं बड़ी माँ ही कहूँगी, उनकी कहानी में समानता बहुत है। या यूं कहिए कि मैं उनका प्रतिकार भी हूँ, उनका विस्तार भी, आईना भी दिखाएगा। इस घर में मैं बता दूँ, हमेशा से स्त्रियों के लिए मैं खड़ी रही हूँ। हमारे शिक्षकों ने, हमारे प्रोफेसरों ने हमको यही समझाया कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए खड़ी होती है। लेकिन जब आप इस घर में आते हैं ना, तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। तो जब सारे समीकरण बदल जाते हैं तो आपको इसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो ये जो परिवार की जो बड़ी बहू हैं, ये जब आई थी, और छोटी बहू भी जब आई थी, तो उनकी जो सास हैं, उनको बड़ा मतलब क्या कहूँ कि प्रताड़ित तो कभी उन्होंने नहीं किया। सास बड़ी अच्छी हैं, हावी होने की कोशिश करती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनके पक्ष में मैं पूरे परिवार के सामने तनकर खड़ी रही हूँ। मैंने शौक से अपना सारा सब कुछ निकाल के इनको दे दिया कि भाभी ये लीजिए, भाभी ये लीजिए, भाभी ये लीजिए। कभी ये नहीं सोचा
अपनी सैलरी बचा बचा कर मैंने इनके लिए सामान खरीद, मतलब ये मेरे लिए कर्तव्य था। और मेरी स्थिति ये थी कि मैं घर में एक बिस्किट भी लूँ तो मुझे सोचना पड़ता था। यहाँ के घर में अलमारी को लेकर भी पक्षपात है, बिस्तर को लेकर भी पक्षपात है, हर चीज़ को लेकर पक्षपात है। और इमेज बिल्डिंग तो इन्होंने ऐसी की है कि मत पूछिए। लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट करवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। और मज़े की बात देखिए कि इसके बाद वो सबके सामने अच्छी बनी रही। जब मैं सब्जी खरीदने लगी, क्योंकि इनकी आदत थी कि जब मैं भी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी ना, वो उस चीज़ को वहाँ से हटा देती थी। जैसे मुझे आलू चाहिए तो आलू हटा देंगे, चूड़ा चाहिए, चूड़ा तो मैं कभी बना ही नहीं पाई तो चूड़ा हटा देंगी, मैदा हटा देंगे। और जब मैं इनसे बोलने जाऊँ, यानी इनकी सासू माँ से बोलने जाऊँ, तो वो उल्टे बोलती थी कि नहीं, मेरी बहू तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो मेरे सामने रास्ता क्या था। तो मैंने सब्जी खरीदनी शुरू की और इनके फ्रिज में रखना शुरू किया। यकीन मानिए 2-3 दिन के बाद ही मेरा धनिया प्याज शुरू होने लगा। तो अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। तो अब सब्जी खराब होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ठीक है, मेरे दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की, पापिया ने, विजया ने, और सबने मेरी बड़ी मदद की, शुरू से ही बहुत मदद की है। तो ये मेरी जड़ें खोदती रही, मैं इनके लिए लड़ रही थी और ये मेरी जड़ें खोद रही थी। इन्होंने मुझे घर से निकलवाने की कोशिश की। शारीरिक रूप में इस पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने मुझे प्रताड़ित किया, मारने पीटने की कोशिश की, घर में नज़रबंद किया। और ये मास्टरमाइंड, जो एक व्यक्ति, उस मास्टरमाइंड के साथ एक और मास्टरमाइंड, और चूंकि सब मिले हुए थे तो मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ना कि अब कहीं ना कहीं बताने की, बात करने की ज़रूरत है। मेरी हर चीज़ पे इनका पक्षपात होता था। ये ऐसी थी कि मेरे प्रोफेसर पर हंसती थी, मेरे बाल पर, मेरे देह पर, मेरे शरीर पर, मेरी त्वचा पर, मेरे बैग पर, मेरे कामकाज पर, हर चीज़ पर इनको तंज कसना जारी रहता था। ऐसा था कि मेरा खुद पर से विश्वास हटने लगा था। और जब मुझे नज़रबंद किया गया तो इनकी टाइमिंग ऐसी थी कि ये कोलकाता में थी नहीं। ये सब जानबूझकर ये साजिश रची गई थी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि जब कोई कड़ियाँ जुड़ रही हैं ना, तो अब मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन बोलते हैं ना, जाको राके साइयाँ, तो मुझे भी साइयाँ ने रख लिया। और ऐसा है कि मेरा खाना पहनना इनको इतना खलता है ना कि मैं एक चीज़ भी जीतूँ या कुछ भी अच्छा करूँ या अच्छी सब्जी भी बना दूँ तो घर में मातम छा जाता है। सब्जी बनाने लगूँ तो छौंक भर से इनको पूरे घर की खांसी तेज हो जाती है। मुझे ना कई बार लगता है कि मैं किसी घर में रह रही हूँ या कि यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। तो ये एक सच है, लेकिन सच यही है कि सारी स्त्रियों के हित के केंद्र में पुरुष हित है, जिसे वो पति प्रेम का नाम देती हैं, संतान प्रेम का नाम देती हैं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं। इसे प्रेम नहीं कहते हैं, इसे क्राइम कहते हैं। और इसमें शिक्षित स्त्रियां भी शामिल है, वो भी जो किसी स्कूल में पढ़ा रही है, लड़ते हैं तो दरअसल आप खुद के लिए भी लड़ते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। और ऐसा है कि अब कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी। कौन सा भाई भैया? वो जो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे मेरे अधिकारों से वंचित करने के लिए हर तरह की तिकड़मबाजी कर रहा है। कौन सा भाई? या वो जो मुझे वेश्या कहता है, या वो कहता है कि मतलब मेरा इस घर में कोई नहीं है, या वो जिसके पास अपनी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, या वो लोग जो कहते हैं कि इन्होंने मुझे कमा कर पाल कर। भैया तुम अपना क्या कमा कर पाल सकते हो खुद को? मुझे तो पालने की दूर की बात है। आज ये बड़ा मकान, बड़ा ये नहीं हो आपके पास, अगर ये ऑफिसेज नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसा क्या है, आपसे कौन सा हुनर है जिससे आप खुद को खड़ा करेंगे? बताइए। रही बात जो आप बात पे बोलते हैं कि धन आपका है, संपत्ति आपकी है, छोड़ के नहीं गए या करके नहीं गए। ये धन संपत्ति, जो ये जमीन है, वो क्या आप अंगराज कर्ण की तरह, कवच कुंडल की तरह लेकर पैदा हुए थे? आप जिस जगह पे खड़े हैं, आपका दफ्तर जिस जगह पे है, आपका घर जहाँ पे है, वो मेरे बाबूजी ने बनवाया है। आपके रगों में जो खून बह रहा है, वो जो आपके पिता हैं, वो मेरे भी पिता हैं। तो अब जरूरी है कि इस पे बात की जाए। और कमरे की हालत आप देख ही रहे हैं, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। उत्तर की हवा आती है, आसमां है, लेकिन मैंने ना जागो राके साइयाँ, तो धीरे धीरे करके मैंने वो ठीक किया है। और आप ये यात्रा भी देखेंगे कि इन सारी परिस्थितियों से मैं कैसे
निकल रही हूँ। अपनी एक छोटी सी दुनिया मैंने किस तरह से बना ली है और यही विजय है, यही जीत है। तो कमरे का टूटा ट्यूबलाइट होल्डर, दफ्तर का टूटा फर्नीचर, सब आप देखेंगे। तो ये ज़रूरी है। अर्जित संपत्ति को स्व अर्जित संपत्ति नहीं कहते। और आप मुझे ये नहीं बता रहे थे, मुझे पता है आप मुझे 2 चेक आपने दिए, क्यों दिए? कि आपको प्रमाण रखना था इनकम टैक्स में कि आप मुझे दिखा दो। कौन सा भाई ऐसा करता है? कौन सा भाई ऐसा करता है कि बहन के पास वो नहीं है, मेरा दवा वगैरह सब मैं अपना सब कुछ मंगवाती हूँ और आप देख के बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं था। मतलब क्या है ये? मेरे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे बेशर्मों की तरह नॉमिनी के रूप में आपने उस मास्टरमाइंड अपना नाम लगा दिया है। मतलब दूसरों की छोड़िए, आप अपनी छोटी बहनों की संपत्ति पर भी कब्जा करके बैठ गए हैं। यहाँ मैं जो बैठी हूँ इस ऑफिस में, इस ऑफिस का फर्नीचर ठीक करवाने के लिए मेरे 26,000 रुपये खर्च हुए, जिसका खर्च हाल में मैंने आपसे वापस लिया, वो भी काफ़ी जद्दोजहद रोने धोने के बाद। किस बात का घमंड है आपको, बताइए? डायरी चुराने से लेकर, सब्जी चुराने से लेकर, फ्रिज से लेकर, किसी को बाहर निकालने से लेकर, और कुछ अच्छा आता भी है आप लोगों को? किसी सम्राट के घर में पैदा नहीं हुए हैं आप। मतलब रात में 10 बजे ऑफिस में करती थी और घड़ी पे मेरे व्हाट्सएप पे आता था, ये लेते आना, ये लेते आना। गजब लड़कियां हैं। पिछले 5-6 साल से इनकी बेटी ने मुझसे बात नहीं की है। किस लिए मैं बच्चों पर वो करूं? मैं बच्चों के लिए ही रुकी हुई थी, लेकिन अब लगता है कि अब मैं नहीं रुकी तो एक ऐसी गलत परंपरा चलेगी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि लब्बो लुबाब यही है कि मैं अपनी बड़ी माँ को इस घर में जगह दूं, उनके नाम पे ट्रस्ट बनाऊं और मेरा ये जो पूरा स्टार्टअप जो है, सब कुछ जो भी उनके लिए काम करूं उनके नाम पे चले। यानी उनका नाम मोतीसरा था, लोग बोलते हैं मोतीसरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो। मैं ऐसा ट्रस्ट बनाऊंगी क्योंकि आपके लिए वो, चाहे वो एक पागल स्त्री हो, मेरे लिए वो मेरी माँ है। वो चाहे पागल होगी, पागल होना अपराध नहीं है, लेकिन आप लोगों की तरह माइंड गेम खेलकर दूसरों को पागल करना, वंचित करना और अपने ही घर की बेटी को प्रताड़ित करके उसके आर्थिक अधिकारों से वंचित करना, उसे एक नौकर से बदतर जीवन करना देना, ये बड़ा अपराध है। तो मुझे लगता है कि मानसिक इलाज की जरूरत तो आप लोगों को है, आपके उन दोस्तों को है जो आपके सारे माइंड गेम में आपका साथ दे रहे हैं। तो उनके लिए गुलाब का फूल, और मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ आज की प्रस्तुति खत्म कर रही हूँ। और आगे जो भी नया जुड़ेगा, जो भी एडिशन होगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है कि सारी चीज़ों को नया करके ऐसा करूं कि ऐसा तो हो गया है कि पूरा नया कर दूं, एक नया रूप दूं। यही उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि होगी। बाकी मानसिक स्वास्थ्य के लाभ की कामना के साथ नमस्कार, फिर से मिलेंगे हम।